हेलो एवरीवन, मैं उदित कुशवाहा आप सभी का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 जेपीएससी आने वाली है और इसके लिए आप लोगों ने तैयारी करना भी शुरू कर दिया होगा। अगर हम जेपीएससी के सिलेबस की बात करें तो जेपीएससी प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 पूरी तरह से झारखंड से संबंधित है, जिसमें झारखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स और मिसलेनियस नेचर के सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड के इतिहास की बात करें, इसमें सामान्यतः आपको जनजातीय शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनजातीय शासन प्रणाली में मुख्यतः कुछ बड़ी जनजातियों के प्रशासन से ही संबंधित सिलेबस में दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें, इसमें जो पहला टॉपिक है वह है आपका मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या मुंडा शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमें इस शासन प्रणाली को समझने में ज्यादा इजी हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजातियों का आगमन तिब्बत के क्षेत्र से हुआ। हालांकि इनके आगमन को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनका आगमन 600 बीसी के आसपास में हुआ और यह कहना है आपका शरद चंद्र रॉय का। मुंडा इस क्षेत्र में आए, जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया। मुंडाओं के द्वारा बनाई गई इस भूमि को खुटकटी भूमि कहा जाता है। जब मुंडा यहां पर आए, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ी। एक घर से 2 घर, 2 घर से 10 घर, 10 घर से 20 घर, इस तरह से एक पूरे गांव का निर्माण हुआ। एक गांव से फिर धीरे धीरे कई सारे गांवों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से इसे खुटकटी गांव कहा जाता है और ये जो पूरी की पूरी प्रणाली है इसे खुटकटी प्रणाली एक तरह से कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले ये जनजातियां झारखंड क्षेत्र में 600 बीसी के आसपास आई और खुटकटी गांव का निर्माण की। सामान्यतः ये जनजातियां कृषि कार्यों से संबंधित रखती हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो झारखंड क्षेत्र में सबसे पहला जो डायनेस्टी बना वो था आपका कौन सा? मुंडा डायनेस्टी यानी मुंडा राजवंश। हालांकि इस राजवंश की स्थापना कब हुई इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे इस मुंडा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया उनका नाम था रीसा मुंडा या फिर रीता मुंडा भी कहते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको रीसा मुंडा का नाम देखने मिलेगा या फिर इन्हीं का नाम कहीं कहीं पे रीता मुंडा देखने मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या थे? इस राजवंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपना जो प्रशासक चुना था उसका नाम था सुतिया पाहन। सुतिया पाहन। और इसी सुतिया पाहन के नाम पर जो झारखंड क्षेत्र में इस डायनेस्टी की स्थापना हुई, यानी जिन जिन क्षेत्रों तक इनके राज्य का विस्तार था उसे क्या कहा गया? आपका सुतिया नागखंड कहा गया। यानी ये जो सुतिया नागखंड जो टर्म आया वो बेसिकली आया सुतिया पाहन के नाम से ही। ध्यान रखेंगे इनका जो राज्य था वो आपका 7 गढ़ एवं 21 परगना में बटा हुआ था। 21 परगना में बटा हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये जो 7 गढ़ है, ठीक है, ये आज के झारखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। राइट। अब अगर हम बात करें कि इनके जो अंतिम शासक हुए, अंतिम शासक या फिर एक तरह से अंतिम राजा कह सकते हैं, लास्ट रूलर या किंग, तो उनका नाम था मदरा मुंडा। मदरा मुंडा। मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को गोद लिया और फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे हम लोग कहते हैं नागवंश।
हालांकि उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद यानी मुंडा शासन प्रणाली के बाद आपको जो पढ़नी है वो नागवंशी शासन प्रणाली ही पढ़नी है। ये एक तरह से झारखंड क्षेत्र में या राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो मुंडाओं को ही दिया जाता है। अब अगर हम बात करें, ये जो मुंडा जनजाति है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, राइट, जो सामान्यतः कहां पे, रांची में, खूंटी में, सिमडेगा, गुमला और कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम बात करें इनका जो टोटल पॉपुलेशन है वो है आपका 12.29 लाख आपको देखने को मिलेगा, और झारखंड की कुल जनजाति में इनका जो योगदान है वो है आपका 14.22% है, ध्यान रखेंगे। मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संबंध रखती है। इनकी अपनी भाषा है जिसे क्या कहते हैं, मुंडा भाषा कहते हैं। ये एक जनजातीय भाषा है, हालांकि इसकी जो लिपि तैयार की गई रोहिदास सिंह नाग के द्वारा, जिसे मुंडारी बानी कहा जाता है, जिसे अभी तक से औपचारिक रूप से अप्रूवल नहीं दिया गया है, इसलिए इसका नाम जनरली देखने को नहीं मिलता। अब अगर हम बात करते हैं ये जो मुंडा है, मुंडा का सामान्य सा एक अर्थ होता है हेड ऑफ द विलेज, यानी गांव का प्रशासनिक प्रमुख या राजनीतिक प्रमुख एक तरह से बोलते हैं। हालांकि इसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी उपयोग किया जाने वाला शब्द है। अब अगर हम बात करते हैं, मुंडा लोग अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को होड़को कहते हैं, और ध्यान रखेंगे इनकी जो अपनी भाषा है उसे क्या कहा जाता है, आपका होड़ो जगर कहते हैं, होड़ो जगर कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। यानी मुंडा भाषा को ही क्या कहते हैं, आपका होड़ो जगर कहते हैं, जबकि मुंडा लोग स्वयं को क्या कहते हैं, आपका होड़ो को कहते हैं। अब चूंकि ये झारखंड की एक जनजाति है, यानी 32 जनजातियों में से एक जनजाति है, जनजातियों की जो शासन प्रणाली है वो सामान्य से अलग होता है। तो इनकी जो शासन प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका मुंडा शासन प्रणाली। और ध्यान रखेंगे इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं इसके संबंध में। कुछ इतिहासकार का कहना है कि इनकी जो शासन प्रणाली वो 4 स्तरीय है, जबकि कुछ का मानना है ये 3 स्तर ही है। हालांकि जो 3 स्तर के मानते हैं उनका कहना है कि ये जो पट्टी हुआ करती थी, जो कि कई सारे गांवों से मिलकर बनती थी, ठीक है, ये अब मर्ज हो गई किसके साथ, आपका परहा के साथ। अब इस चीज को हम समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ध्यान रखेंगे मुंडा शासन प्रणाली को अगर हम 3 स्तर के आधार पर समझने का प्रयास करें तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे निम्न स्तर है उसे क्या कहा जाता है, आपका हातू कहते हैं। हातू सामान्यतः क्या है, आपका कई सारे गांवों से मिलकर बनी हुई एक संस्था है। जैसे पंचायती राज सिस्टम में होता है ग्राम सभा सबसे निचली संस्था होती है, उसी तरह से हातू जो है वो लोवेस्ट यूनिट है या सबसे निम्न इकाई मानी जाती है मुंडा शासन प्रणाली की। ध्यान रखेंगे इसके जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपका मुंडा कहते हैं, या फिर इसी को हातू मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि गांव को हातू कहते हैं और इस तरह से हातू मुंडा कहा जाता है इसे। ध्यान रख लीजिएगा इसकी सहायता करने के लिए 2 व्यक्ति होते हैं सामान्य तौर पर। एक होता है आपका कौन, पाहन। हालांकि पाहन रिलीजियस हेड होता है, लेकिन मुंडा के प्रशासन में यह सहायता करता है। और दूसरा जो ये सहायक होगा उसे क्या कहा जाता है, आपका महतो कहते हैं। हालांकि महतो पाहन और मुंडा दोनों की सहायता करता है इसके प्रशासन में। बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं ये जो गांव है ना, कई सारे गांवों से मिलकर बनता है आपका परहा या फिर पट्टी बनता है। ध्यान रखेंगे सामान्यतः ये जो 12 से लेकर 20 गांवों से मिलकर बनी एक संस्था है ना, और ये जो है आपका दूसरे स्तर की संस्था मानी जाती है। परहा या पट्टी के जो प्रमुख होते हैं उसे परहा राजा, या फिर इसी के लिए चूंकि जब पट्टी हुआ करता था तो इसके जो प्रमुख होते थे उसे मानकी कहा जाता था, है ना। हालांकि जब आप इसी चीज को देखिएगा, जब नागवंशी शासन प्रणाली में, तो मानकी का सामान्य सा काम होगा आपका आम जनों से कर वसूलना, है ना। जो मुगल एक तरह से नजराना लेते थे नागवंशियों से,
वही नजराना वसूलने का काम जो है मानकी आम लोगों से करता था, और फिर नागवंशी देते थे किनको, आपका जो है मुगलों को। खैर, तो परहा राजा या मानकी जो है परहा या पट्टी का क्या होता है, आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है। अब कई सारे परहा या पट्टी से मिलकर क्या बनेगा, एक राज का निर्माण होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर यह 12 से लेकर 22 परहा से मिलकर इसका निर्माण होगा। ध्यान रखेंगे, राज का जो प्रमुख होता है उसे राजा या फिर इसी को सरदार भी कहते हैं। कई जगह पे आपको ये सरदार शब्द भी देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने का तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो चीजें आपको जल्दी याद होती हैं, और ठीक है, आप लंबे समय तक जो है उसको भूलते नहीं हैं, और यही तो अच्छी बात है ना। तो हमेशा क्या कीजिएगा, ये एक स्ट्रक्चर में बना लीजिएगा जब भी आप नोट मेकिंग करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पहली नजर में ही दिखाई देगा कि नहीं हाथू सबसे नीचे था, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो है आपका लोएस्ट यूनिट है। उसके बाद परहा या फिर पट्टी इसको कहते हैं, और सबसे जो है उच्च संस्था है उसको क्या कहा जाता है, आपका राज कहा जाता है। अब अगर हम बात करेंगे इन संस्थाओं में जो प्रमुख अधिकारी गण होते हैं, जैसे सबसे जो निचली संस्था है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हातू कहते हैं, है ना। अब हातू में कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं, हातू या फिर जो है गांव में अगर हम बात करें कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे कहते हैं आपका मुंडा, या फिर इसी को कहा जाता है आपका हातू मुंडा। राइट, मुंडा या फिर हाथू मुंडा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसकी सहायता करने के लिए कौन होगा, इसकी सहायता करने के लिए होता है आपका पाहन। पाहन मुंडा को प्रशासन संबंधी सहायता करता है। पाहन की सहायता करने के लिए कौन होगा, एक होता है आपका पुजार। चूंकि पाहन जो है ये होता है आपका जनरली रिलीजियस हेड होता है, हेड ऑफ द विलेज, यानी गांव का धार्मिक प्रधान। तो ये जो पुजार है पाहन को धर्म से संबंधित ही सहायता करेगा। ठीक है, और तीसरा जो अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं आपका, उसे कहा जाता है आपका महतो। और ध्यान रखेंगे ये जो महतो है ये सामान्यतः जो है किसका, तो पाहन और मुंडा का क्या होता है, आपका सहायक होता है। ठीक है, मुंडा एवं पाहन दोनों का सहायक, दोनों का सहायक होता है। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ये जो महतो है ये संदेशवाहक का भी काम करेगा, यानी मैसेंजर का भी काम करता है, मैसेंजर का भी काम करेगा। अब जनरली होता क्या है कि ये जो महतो है ना, एक तरफ आप जैसे देखेंगे मुंडा एंड जो है आपका कौन है, पाहन, तो इनके जो भी संदेश होंगे वो कहां तक पहुंचाएंगे, ये विलेजर्स तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विलेजर्स के जो मैसेजेस होंगे वो कहां तक पहुंचाएंगे, आपका ये मुंडा या पाहन तक। तो ये जो काम करता है मैसेंजर का, वो काम करेगा कौन यहां पर, वो काम करता है आपका महतो करता है। उम्मीद करते हैं बातें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो जनरली जैसा कि आपको बताया कि जो है आपका हाथू क्या है, आपका स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर लोएस्ट यूनिट ऑफ मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके प्रमुख कौन हुए, मुंडा। इसका सहायक कौन हुआ, पाहन। पाहन जनरली क्या है आपका रिलीजियस हेड होता है गांव का। और इसके नीचे होता है कौन, आपका महतो। महतो जो है आपका पाहन और मुंडा दोनों के सहायक की भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ जो है आपका मैसेंजर की भी भूमिका निभाता है। अब यहां पर जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका मुंडा के बारे में या फिर हाथू मुंडा के बारे में। अब समझते हैं कि आखिर ये मुंडा या फिर हाथू मुंडा के कौन कौन से कार्य और शक्तियां होते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, चूंकि ये ग्रामीण स्तर पर बनाई गई एक संस्था है मुंडाओं की, इसीलिए सबसे पहला काम जो है आपका गांव में, ठीक है, कानून व्यवस्था को एक तरह से बनाए रखना इसका सबसे बड़ा काम होता है।
ठीक है, कानून व्यवस्था का ये करना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो इसका काम होगा। दूसरा काम क्या है आपका, जो है शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना, ठीक है, पीस मेंटेन करना जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा अगर मान लेते हैं भूमि संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना, टू रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स, जैसे होता है ग्रामीण क्षेत्र में भूमि को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो जाते हैं, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा आपका, वो करते हैं आपका जो है मुंडा करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा ठीक है ग्रामीण स्तर पर चंदा, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन अगर जो ये इकट्ठा होगा तो ये इकट्ठा करके जो है आपका किसको सौंपना, आपका ये राजा को सौंपना जो एक तरह से काम होता है, ठीक है, चंदा इकट्ठा करके किसको सौंपा जाता है, आपका राजा को। और इस तरह से अगर आप देखेंगे इस चीज को तो आपको यह समझ में आएगा कि मुंडा जो है बेसिकली क्या होगा आपका ग्रामीण स्तर पर यानी हातू स्तर पर जो है, ठीक है, क्या होता है आपका प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रमुख होगा, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रमुख, ठीक है, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रमुख कौन होगा, ये होगा आपका मुंडा होगा, ठीक है। इसके कार्यों में सहायता कौन करेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो ये कौन करेगा, आपका पाहन करता है, राइट, और साथ ही साथ कौन इसकी और सहायता करेगा, वो करता है आपका महतो करता है, महतो करेगा, राइट। तो इस तरह से आपको चीजें क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। अब चूंकि जो है ये जो मुंडा इन सारे चीजों को देखेगा तो इनका जो पंचायत स्थल होगा, ठीक है, इनका जो पंचायत स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, यानी पंचायत प्लेस, उसे कहा जाता है आपका अखरा। हालांकि हम लोग अंत में बात करेंगे, ये अखरा जो है एक क्या है आपका, ये कल्चरल प्लेस भी होता है, यानी सांस्कृतिक केंद्र भी होगा मुंडा जनजाति में, राइट। तो हमारा जो है एक तरह से जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मुंडा शासन प्रणाली की, वो होता है आपका समाप्त। अब अगर हम बात करते हैं जो दूसरी इकाई है उसे क्या कहा जाता है आपका, उसे कहते हैं पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। सामान्यतः किताबों में देखेंगे तो आपको ये दोनों शब्द देखने में मिलते हैं कई बार, पढ़ा भी और पढ़ा भी। तो कई सारे गांवों से मिलकर बनी संस्था को क्या कहा जाएगा, आपका पढ़ा कहा जाएगा या पढ़ा कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाता था, कहीं कहीं पे ये पट्टी कहते थे। अब ध्यान रख लीजिएगा, ये जो पढ़ा या पढ़ा जो है, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में काम करती है, यानी सुप्रीम जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के रूप में काम करती है। इसके प्रमुख कौन होते हैं, पढ़ा राजा या फिर उसे कहा जाता है आपका मानकी। मानकी कब कहेंगे, जब किसी किसी जगह पे जहां पर पट्टी होगा, ठीक है, वहां के प्रमुख को क्या कहा जाता था, आपका मानकी कहा जाता था। अब जो है पढ़ा राजा की सहायता के लिए, है ना, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, कार्यपालक अधिकारी होते हैं, और सामान्यतः इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब ये कौन कौन से अधिकारी हैं, तो ध्यान रखेंगे, एक होगा आपका कौन, दीवान। दूसरा जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं आपका ठाकुर। तीसरा जो अधिकारी होता है उसे कहा जाता है आपका पांडे। चौथा अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, आपका कर्ता, कर्ता। और पांचवा जो अधिकारी होता है उसे कहा जाता है आपका लाल, ठीक है। इनके संबंध में कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम दीवान की बात करें, सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा, ये जो दीवान होगा ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होगा आपका क्या, एक होता है राज दीवान और दूसरा होता है आपका गढ़ दीवान, ठीक है। यानी राजमहल के अंदर, यानी मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, गढ़ के भीतर जो दीवान का काम करेगा उसे राज दीवान कहेंगे, जबकि गढ़ के बाहर काम करने वाले को क्या कहा जाता है, आपका गढ़ दीवान के नाम से जानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो है बेसिकली मिनिस्टर की तरह होता है, यानी मंत्री की तरह होगा। यानी जो है आपका ये पढ़ा राजा के बाद अगर कोई अधिकारी होता है जो सर्वोच्च है, वह आपका कौन सा, वह है दीवान। यानी पढ़ा राजा को प्रशासन से संबंधित सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा कौन,
वो है दीवान। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी दीवान किसी काम से अनुपस्थित रह सकता है। वैसे सिचुएशन में, ठीक है, दीवान की भूमिका अर्थात मिनिस्टर की भूमिका कौन निभाएगा? वो निभाता है आपका ठाकुर। यानी जो है एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठाकुर एक्ट एज अ दीवान इन द एब्सेंस ऑफ दीवान। ठीक है, यानी दीवान की अनुपस्थिति में ठाकुर दीवान की भूमिका निभाता है। राइट, तो इसके जो काम होंगे वही सारा चीज कौन करेगा? आपका ठाकुर भी करेगा। वही पांडे की बात करते हैं तो इसका जो है काम क्या होता है? जैसे ये जो पढ़ा स्तर है, इसमें जो भी दस्तावेज होते हैं उसका रख रखाव करने का काम होगा। यानी हम जो है सीधे कह सकते हैं डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस करने का काम कौन करेगा? वो करता है आपका पांडे। ठीक है, जबकि जो है अगर हम बात करें कर्ता की, तो कर्ता का काम क्या है? एक तरह से अनुशासन और जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना। कहां पे? सभा में। यानी जब भी पंचायत या पढ़ा पंचायत की बैठक होगी उस समय बैठक में शांति व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना यह कर्ता का काम होता है। यानी जो है आपका डिसिप्लिन एंड डेकोरम को मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो कर्ता करता है। जबकि लाल जो है ये एडवोकेट होगा, है ना। या फिर अगर मान लेते हैं कि जैसे बैठक होगी, जब एक तरह से किसी मामले की सुनवाई होगी उस समय दलील पेश करने का या फिर जो है एक तरह से इनकी तरफ से अपनी बातों को रखने का काम कौन करेगा? वो लाल करता है। तो ये 5 प्रमुख अधिकारी होते हैं और इनको जो है क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दीवान मंत्री की तरह, ठाकुर ये जो है मंत्री की तरह काम करेगा लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दीवान। पांडे का काम क्या है? डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस। कर्ता का काम क्या है? ठीक है, डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करने का काम। कहां पे? इन मीटिंग। और लाल क्या है आपका? बेसिकली एडवोकेट की तरह काम करता है। बात समझ में आई? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। और इसके बाद अब देखिए मुंडा का काम क्या है आपका? एक तरह से जुडिशियल वर्क है उसका भी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये जो पढ़ा राजा है इनका भी काम है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुंडा के फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वो कहां पे जाएगा? आपका पढ़ा राजा के पास जाएगा, है ना। पढ़ा राजा का एक और काम होता है कि जैसे इंटर विलेज डिस्प्यूट होते हैं, यानी अंतर ग्रामीण जो विवाद होते हैं उन विवादों को निपटाने का भी काम कौन करेंगे? वो पढ़ा राजा करते हैं। क्योंकि ये जो पढ़ा राजा है पढ़ा या पढ़ा के प्रमुख होते हैं और आप सभी जानते हैं कई सारे गांवों यानी हाथों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता है। इसलिए इंटर विलेज डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम जो है वो पढ़ा राजा ही करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें इसके बाद, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है मुंडा के फैसले से संतुष्ट नहीं है या फिर जो है आपका, ठीक है, पढ़ा राजा या मानकी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तब उसके पास क्या ऑप्शन बचा? तब जाके वो जाएगा किसके पास? राज के पास जाएगा। यानी जो है ध्यान रखेंगे राज जो है एक तरह से सर्वोच्च पद है और एक तरह से उसे अपीलीय न्यायालय के रूप में देखा जाता है ना। पीछे हमने बात किया था हाथू, पढ़ा और सबसे ऊपर क्या है? यह है राज। राज का जो प्रमुख है उसे क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। और ये जो है आपका एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। हालांकि जो है आपका हम सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में देखते हैं इसी को, लेकिन फिर भी अगर लास्ट में कहीं पर अगर अपील करना हो तो कहां पे जाके? राजा के पास जाके अपील कर सकता है। जैसे मान लेते हैं अगर सामान्यतः हमारे यहाँ पे क्या देखा जाता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके पास एक अंतिम बचता है राष्ट्रपति के पास ये करने का। तो सेम चीज यहाँ पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति यहां से भी अगर संतुष्ट नहीं होता तब जाके वो राजा के पास अपील कर सकता है। अब इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी होते हैं, कुछ अन्य पद होते हैं इस शासन प्रणाली में, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो एक है आपका घटवार। देखिए घटवार का एक सामान्य सा अर्थ यह होता है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में महसूल वसूलते हैं यानी टैक्स वसूलते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका घटवार कहते हैं या घटवाल कहा जाता है। लेकिन यहां पर घटवार का काम क्या है? घटवार का सामान्य सा काम क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी तरह का कोई सामाजिक अपराध कर दिया जाएगा और उसे दंड के रूप में जो भी
एक तरह से उस पर दंड आरोपित की जाती है, जब वो एक तरह से जमा हो जाएगा तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? वो घटवार करता है। यानी जो है दंड के रूप में प्राप्त जो भी धन संपत्ति होगी उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? घटवार करेगा। चावर डोलैत की बात करते हैं तो जब भी एक तरह से पंचायत की बैठकें होती है वहां पर कई सारे उच्च अधिकारी होते हैं, यानी उच्च अधिकारी मतलब मुंडा के ही अधिकारी होते हैं, तो उनके हाथ पैर धोने का काम कौन करेगा? वो करता है आपका चावर डोलैत करता है, यानी हैंड वॉशर की तरह काम करेगा ये। वहीं पान खवास की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य काम क्या है? जैसे सभा में जितने लोग आए होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है खैनी हो गया, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, है ना, और जो आपका कुछ लोग पान वगैरह खाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? वो पान खवास करता है। ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये 3 अन्य अधिकारी हैं, हालांकि एग्जाम में अभी तक से पूछा नहीं है, लेकिन जो है अगर कभी पूछा जाए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, केवल आप ध्यान रख लीजिएगा। घटवार का काम क्या? एक तरह से जो भी दंड के रूप में प्राप्त धन संपत्ति होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। चावर डोलैत हाथ धोने का काम करता है, हाथ पैर धोने का काम। और पान खवास क्या करता है? आपका सभा में उपस्थित लोगों के बीच में खैनी, तंबाकू और जो है आपका पान डिस्ट्रीब्यूट करने का, वितरण करने का काम करता है। अब इसके बाद एक जगह है जिसे कहा जाता है आपका अखड़ा। अब ये अखड़ा शब्द जो है क्यों हमने यहां पर लिया है तो ध्यान रखिएगा, ये अखड़ा जो है 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो जैसा कि आपको बताया कि ये एक पंचायत स्थल है ना, ये एक पंचायत स्थल है, पंचायत प्लेस एक तरह से कह सकते हैं। यानी पंचायत की जो बैठकें होती है वो कहां पे आयोजित की जाएंगी? वो किया जाएगा आपका अखड़ा में ही। लेकिन वहीं जब हम किसी पारंपरिक त्योहार को मनाते हैं तो वो भी जो है एक तरह से स्थल कौन सा होगा आपका? वो अखड़ा ही होता है। यानी ये जो है एक तरह से सांस्कृतिक केंद्र यानी कल्चरल प्लेस के रूप में भी काम करेगा, सांस्कृतिक केंद्र की तरह भी इसे देखा जाता है। तो 2 तरीके से एक तरह से काम करता है। तो सिंपल सा अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाएगा कि मुंडा शासन प्रणाली में पंचायत स्थल को क्या कहते हैं तो उसे अखड़ा कहते हैं, है ना। अखड़ा और अन्य किस रूप में जो है देखा जाता है तो वो आपका सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मुंडा शासन प्रणाली से संबंधित एक छोटा सा चाणक्य आईएएस एकेडमी का प्रयास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी और जो है पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो है हम दिन ब दिन इसमें और भी सुधार करें जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार होगी, ठीक है। और मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो है अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।